काव्या अपने ख्याल में खोई थी कि एकांश उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, और तुम मेरी वाइफ हो तो तुम कहीं भी हो मैं आ सकता हूँ। उसके लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना किसी और की। पूरा हक है मेरा और मैं अपने हक की चीज़ें नहीं छोड़ता। काव्या नज़रें घुमाकर हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या से दूर हुआ और बोला, अब मुझे निहारती रहोगी कि चलोगी भी? दादी का फिर कॉल आया था। काव्या ने अपना सिर धीरे से झटका और एकांश के साथ चलने लगी। कुछ देर में दोनों घर आ गए। घर आते ही काव्या कंफ्यूज हो गई। घर का अलग ही माहौल था। हर तरफ सजावट हो रही थी। काव्या इधर उधर देखते हुए अंदर आई तो सोफे पर मंजरी जी बैठी मेहंदी लगवा रही थी और मीना जी उनके पास बैठी थी। काव्या को देखकर मीना जी उसके पास आई और बोली, चलो तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। काव्या मीना जी से बोली, दादी घर में कुछ फंक्शन है क्या? मीना जी मुस्कुराकर बोली, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। काव्या, क्या फंक्शन है दादी? मीना जी, कल करवा चौथ है बेटा और तुम्हारा पहला करवा चौथ होगा तो घर में छोटा सा फंक्शन तो होगा ही। काव्या के फेस से मुस्कान गायब हो गई और वो सिर घुमाकर थोड़ी दूर पर खड़े एकांश को देखने लगी। मीना जी काव्या को देखकर मुस्कुरा दी और काव्या से बोली, बेटा तुम कुछ खा लो फिर मेहंदी लगवा लो। सुबह भी ऐसे ही चली गई थी, पता नहीं कंपनी में कुछ खाया होगा कि नहीं। काव्या फिर मीना जी को देखने लगी। मीना जी काव्या के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसे क्यों देख रही हो बेटा? कोई बात है क्या जो बोलना चाहती हो? काव्या ने अपना सिर ना में हिला दिया। मीना जी, तो जाओ थोड़ा सा कुछ खा लो फिर मेहंदी लगवा लेना, और हाँ, एकांश का नाम लिखवाना मत भूलना। काव्या ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने रूम में चली गई। काव्या रूम से हाथ पैर मुंह धोकर आई तो एक सर्वेंट उसको खाने के लिए ले गई। काव्या चुपचाप सी बैठी खाना खाते हुए सोच रही थी, उसके और एकांश के बीच क्या पति पत्नी जैसा रिश्ता है? रिश्ता छोड़ो, क्या उसकी शादी सच्ची है? क्या एकांश इस शादी को मानता है या उसको चूना लगा रहा है? उसको एकांश के लिए व्रत रखना भी चाहिए या नहीं? अगर उसने व्रत रख भी लिया तो क्या एकांश उसका व्रत खुलवाएगा? क्या एकांश इस व्रत की इम्पोर्टेंस समझता होगा? काव्या सोच ही रही थी कि मीना जी फिर काव्या के पास आई और बोला, बेटा खाना हो गया तो चलो जल्दी से मेहंदी लगवा लो। उसके बाद मुझे तुमको कुछ देना भी है और व्रत के नियम भी बताने हैं। काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और मीना जी से बोली, हो गया दादी। मीना जी मुस्कुरा दी और काव्या को हॉल में ले आई। काव्या को मेहंदी लगवाते हुए रात हो गई थी। मीना जी ने काव्या को अपने हाथों से खाना खिलाकर रूम में आराम करने को बोल दिया था और यह भी बता दिया था कि अब वो पानी भी नहीं पी सकती। अब कल उसको चाँद देखकर ही पानी पीना होगा। उसका पहला करवा चौथ है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कहीं वो गलती से पानी ना पी ले, वरना व्रत खंडित हो जाएगा। काव्या भी टेंशन में थी कि वो अब पूरी रात पूरा कल का दिन भूखी प्यासी कैसे रहेगी। भूखा रहना तो फिर भी ठीक है, पर प्यासा, यार ऐसे टब व्रत कौन बनाता है? सोचते हुए अपने रूम में आ गई। देर रात हो गई थी तो एकांश भी अपने रूम में ही था। काव्या परेशान सी स्टडी रूम में जाने लगी तो एकांश उसको एक नज़र देखकर रोकते हुए बोला, तुम व्रत रहने वाली हो क्या? काव्या एकांश की आवाज़ सुन के अपने सेंस में आई और रुक गई। उसका ध्यान अभी तक एकांश पर गया ही नहीं था। काव्या घूमकर एकांश को देखने लगी। एकांश बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। काव्या एकांश को एकटुक देख रही थी कि एकांश फिर बोला, मैंने कुछ पूछा? काव्या ने पहले सुना ही नहीं था एकांश ने क्या कहा, तो वो थोड़ा हिचकिचाकर बोली, आपने क्या पूछा था? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था तो ठीक से सुन नहीं पाई। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, मैंने पूछा क्या तुम व्रत रख रही हो? काव्या 2 मिनट एकांश को देखती रही। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। काव्या को शांत देख के एकांत बोला, अगर दिल गवाही ना दे तो फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश आगे बोला, जब तक तुम्हारे दिल दिमाग में कंफ्यूजन है तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। काव्या एकांश को ही देख रही थी। उसको फिर समझ नहीं आया एकांश किस बारे में बात कर रहा है। काव्या को इतना खामोश देखकर एकांश बोला, जाओ सो जाओ। काव्या ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप स्टडी रूम में चली गई। एकांश ने काव्या को देखकर अपना सिर ना में हिलाया
और खुद से ही बोला, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। खुद के सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, पर मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं देती है। न तब कुछ बोला था, न अब कुछ बोलती है। पता नहीं कब समझेगी। काव्या स्टडी रूम में आई और सोफे पर बैठ गई और परेशान सी बोली, क्या करूं, व्रत रखूं या नहीं? फिर कुछ सोचते हुए बोली, रख ही लेती हूँ। दादी कितनी खुश थी, वो कितना प्यार करती हैं मुझसे। मेरी माँ ने कभी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया होगा, पर दादी, वो खुद मेरे पास आई, मुझे खाना खिलाया। उनके प्यार का ऐसे अपमान नहीं कर सकती। एक ही दिन की तो बात है, कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो मर थोड़ी ना जाऊंगी। पर सर क्या कहना चाहते थे? क्या वो चाहते हैं कि मैं इस व्रत को ना रखूं? और एक तरफ से देखा जाए तो सही भी है। जब रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है तो ये सब दिखावा क्यों? पर जो भी हो, मैं दादी के लिए ये व्रत रख लूंगी, पर सर को नहीं बताऊंगी। क्या पता फिर गुस्सा करने लगें। एक तो पता नहीं कब गर्म होके उबलने लगते हैं। सोचते हुए काव्या भी सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग काव्या और जल्दी उठ गई थी। मीना जी ने उसको जल्दी उठने को कहा था, सुबह की पूजा के लिए। काव्या भी समय से उठ गई, या फिर यह कहें, हाथों में मेहंदी लगी होने की वजह से वो सोफे पर ठीक से लेट नहीं पाई। उसको डर लग रहा था कहीं मेहंदी सोफे में ना लग जाए और इतना महंगा सोफा खराब ना हो जाए। काव्या उठी तो उसको एक और टेंशन सताने लगी। अब वो नहाकर पहनेगी क्या? कल उसने अपने बैग्स तो कार में ही छोड़ दिए, और अभी वो कार से बैग लेने जाएगी तो उसको एकांश को उठाकर कार की चाबी मांगनी पड़ेगी। और उसने एकांश को उठाया तो वो सवाल करेगा, उसको इतनी सुबह कपड़े क्यों चाहिए? तो वो क्या बोलेगी कि वो व्रत रह रही है। यह बात एकांश जान के कहीं सुबह सुबह ही लाल ना हो जाए और उसका भी पूरा दिन खराब ना कर दे। काव्या सोचते हुए परेशानी में रूम से बाहर आई और एकांश को देखने लगी। एकांश आराम से सो रहा था। काव्या सोचने लगी, वो एकांश को उठाए या ना उठाए, क्या करे, कि तभी उसकी नज़र बेड के दूसरे साइड गई, जहाँ ब्लैंकेट के ऊपर कुछ कपड़े रखे थे। काव्या दूसरी साइड आई और कपड़े उठाकर देखने लगी। यह हल्का पीच कलर का सूट था। सूट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और काव्या के साइज का भी था। पर काव्या ने सूट अपने लिए नहीं लिया था, तो वो फिर कंफ्यूज हो गई। क्या यह सूट एकांश उसके लिए लाया, और लाया तो उसने ऐसे बाहर क्यों रखा? क्या एकांश को आइडिया था कि वो सुबह उठकर अपने कपड़े ढूंढेगी? काव्या के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल, उसको यह सूट पहनना चाहिए कि नहीं। सूट देखने में बहुत महंगा लग रहा था। कहीं एकांश किसी और के लिए तो यह सूट नहीं लाया और गलती से बेड पर रखा भूल गया हो। काव्या खड़ी सोच रही थी कि उसके कानों में एकांश की आवाज़ पड़ी, तुम्हारे लिए है। काव्या चौंक गई और एकांश की तरफ देखा तो वो अभी भी वैसे ही आंखें बंद करके लेटा था। काव्या हैरानी से एकांश को देख रही थी, मतलब एकांश जग रहा है। काव्या वहीं खड़ी थी कि एकांश ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठते हुए बोला, तुमने क्या कसम खा रखी है मुझे ठीक से सोने नहीं दोगी? काव्या एकांश को बैठा देखकर थोड़ा घबरा गई और बोली, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। एकांश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम मेरे सिर पर खड़ी होकर मुझे घूरोगी तो क्या मुझे नींद आएगी? काव्या बेचारों सा मुंह बनाकर बोली, मैं घूर नहीं रही थी। एकांश, अच्छा, तो तुम मुझे मारने का प्लान कर रही थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? काव्या अपना सिर नामे हिलाने लगी और जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि मेरे कपड़े कार में कैसे लाऊं। एकांश काव्या के हाथ में सूट देखकर बोला, तुमको यह सूट कम पड़ रहा है जो इसके ऊपर और कपड़े पहनने हैं तुमको? काव्या थोड़ा हैरानी से बोली, ये आप लाए हैं? एकांश, नहीं, तुम्हारी आत्मा लाई है। काव्या ने मुंह बना लिया और बोली, पर आप ये क्यों लाए? मैं कल अपने लिए कपड़े लाई हूँ, उसमें से कुछ पहन लेती। एकांश, तुम तो चुप ही रहो। देखा मैंने कैसे कपड़े लाई हो, मतलब कंजूस होने की भी हद होती है। काट दिया था ना, कुछ ढंग का नहीं ले पा रही थी। काव्या बेचारगी से बोली, मुझे वो पसंद थे। एकांश, मुझे अच्छे से पता है कि वो कपड़े तुमको क्यों पसंद थे, क्योंकि वो सबसे लो प्राइस के थे। काव्या धीरे से बोली, मेरी जितनी कर चुकाने की औकात है उसी हिसाब से तो लूंगी। एकांश, क्या बड़बड़ा रही हो? काव्या एकांश को देखकर बोली, कुछ नहीं, वो कपड़े मेरे हैं,
तो आपको क्या दिक्कत है? पहनने मुझे है, आपको थोड़ी ना। एकांश अपनी आईब्रो जोड़ते हुए बोला, बहुत दिक्कत है मुझे। आज सभी अच्छे से रेडी होंगे। मैं नहीं चाहता तुम भिखारी बनकर घूमो और कुछ लोगों को बोलने का मौका मिले। काव्या सीरियस होकर बोली, तो मैं सुन लेती। एकांश उठकर काव्या के पास आया और उसको घूरते हुए बोला, अपने दम पर इतना पैसा कमा लेता हूँ कि हर एक जरूरत पूरी कर सकता हूँ, तो तुमको किसी की भी बातें सुनने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे बकवास करने की। काव्या एकांश को गुस्से में देखकर थोड़ा घबरा गई थी। एकांश फिर बोला, कबर्ड के राइट साइड में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट कर दिया है, तो दोबारा से मुझे घूर कर मेरी नींद खराब मत करना। काव्या ने मासूम सा मुंह बनाकर अपना सिर हिला दिया। एकांश, तो मुझे घूर क्या रही हो? जाओ फ्रेश हो जाओ जाकर। काव्या ने अपना सिर आमे हिलाया और जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। एकांश ने गहरी सांस ली और अपने सिर को दबाते हुए बेड के पास जाते हुए बोला, ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती मुझे गुस्सा दिलाने का। काव्या बाथरूम में आई और गहरी सांस लेते हुए बोली, सुबह सुबह जान बची तो आगे का जीवन पाओ। थोड़ी देर में काव्या रेडी होकर बाथरूम से बाहर आई तो उसके कदम डोर पर ही रुक गए, क्योंकि एकांश फिर बेड पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। काव्या को एकांश के सामने जाने में डर लग रहा था। कहीं एकांश फिर किसी बात पर गुस्सा हो गया तो उसका बचा खुचा मूड भी खराब हो जाएगा। पर उसको रूम से बाहर भी जाना है। काव्या सोचने लगी, एकांश की नज़रों से बचकर वो रूम से बाहर कैसे जाए। तभी काव्या को आइडिया आया और वो धीरे धीरे कदमों से थोड़ा आगे आई और अपने घुटने पर बैठकर छोटे बच्चों के जैसे घुटने के बल चलते हुए डोर की तरफ जाने लगी। लेकिन एकांश ने उसको देख लिया और अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? काव्या की आंखें बटनों जैसी बड़ी हो गई और वो अपने आप से धीरे से बोली, मर गई। पता नहीं इनको मेरे होने की खबर कैसे लग जाती है। ऐसा लगता है हाथी के कान है। मेरी जरा सी आहट भी इनको सुनाई देती है। काव्या भाई घुटने के बल बैठी थी कि एकांश उसको देखते हुए बोला, तुमको मेरी बात एक बार में ना सुनने की बीमारी है क्या? काव्या तुरंत उठकर खड़ी हो गई और एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या को घूरते हुए कहा, इधर आओ। काव्या की आंखें और बड़ी हो गईं और वो अपना सिरनामे हिलाकर जल्दी से रूम से बाहर भागते हुए बोली, नहीं, मुझे सुबह सुबह मार नहीं खानी। एकांश ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और घूर कर डोर को देखने लगा। काव्या ऐसे उड़न छू हुई थी कि एकांश उसको ठीक से देख ही नहीं पाया। एकांश ने चिढ़कर डोर को देखते हुए कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। काव्या भागते हुए रूम से बाहर आई और हाँफते हुए बोली, यार, प्यास तो अभी से लगने लगी। लगता है ये इंसान पक्का मुझे प्यासा रखकर मारने का प्लान कर रहा है। काव्या गहरी सांस लेकर मंदिर में आई तो मीना जी और मंजरी जी दोनों पहले से वहीं थीं। काव्या को देखकर मीना जी मुस्कुरा दी और बोली, इस सूट में बहुत प्यारी लग रही हो। काव्या ने बस एक फीकी मुस्कान पास कर दी। उसको अभी भी एकांश पर गुस्सा था। एकांश हर बार उसको उल्टा बोलता है, प्यार से भी बात कर सकता है। काव्या सोच रही थी कि मीना जी ने उसके हाथ में पूजा की थाली देते हुए कहा, बेटा इस घर की बहू हो तुम, तो आरती सबसे पहले तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए। काव्या मुस्कुरा दी और आरती करने लगी। लेकिन मंजरी गुस्से में काव्या को घूर रही थी। उनको काव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। काव्या के आने से सब उनके हाथों से निकलता सा जा रहा था। उन्होंने इतने सालों जो एकांश को घर से दूर रखा, लेकिन काव्या की वजह से एकांश घर पर वापस आ गया था और मीना जी हर एक चीज काव्या को दे रही थी। ये बात मंजरी जी हजम नहीं कर पा रही थी। मंजरी जी ने गुस्से में काव्या को देखते हुए अपने मन में कहा, बहुत खुशी से व्रत कर रही हो ना, पर व्रत पूरा नहीं होने दूंगी। आज से ही तुम्हारे और एकांश के बीच दरार पड़ना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे तुम दोनों को अलग करके डाइवोर्स तक ले जाऊंगी। फिर एकांश गुस्से में सब छोड़कर वापस चला जाएगा। काव्या ने आरती की और मीना जी के साथ किचन में आ गई। मीना जी काव्या को रात में पूजा में क्या क्या बनेगा वो बताने लगी, क्योंकि रस्म के मुताबिक पूजा में लगने वाली चीज़ें काव्या को खुद बनानी थी और काव्या को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने भी मीना जी को मना नहीं किया। मीना जी ने सब काव्या को समझाया। फिर काव्या को एक बड़ी सी थाल देते हुए बोली, अगर तुम्हारी सास होती तो ये रस्म वो करती, पर मैं उसकी कमी पूरी नहीं कर सकती। काव्या मीना जी को देखने लगी।
मीना जी आगे बोली, इसमें एक लाल जोड़ा है और कुछ गहने और सुहाग का सामान। अगर आज तुम्हारी सास होती तो रस्म के मुताबिक पहली करवा चौथ पर वो तुमको ये सब देती और खुद सारी पूजा अपने हाथों से करवाती। पर मैं बस तुमको पूजा कैसे करनी है यही बता सकती हूँ। काव्या ने मीना जी को देखकर बोली, आप मुझे ये सब बता रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मीना जी मुस्कुरा दी और काव्या को थाल रखकर आने को कहा। काव्या भी थाल रूम में रखने के लिए चली गई। काव्या रूम में आई तो एकांश रूम में नहीं था। काव्या ने समय देखा तो समय भी अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि एकांश कंपनी जाए। काव्या ने पूरा रूम देखा पर एकांश कहीं नहीं था। काव्या अपने कंधे उचकाकर फिर मीना जी के पास आ गई, पर उसकी नज़रें इधर उधर एकांश को ही ढूंढ रही थी। मीना जी काव्या की नज़रें पड़ते हुए बोली, एकांश को ढूंढ रही हो? काव्या मीना जी की तरफ देखने लगी और अपना सिर नामे हिला दिया। मीना जी हंस दी और बोली, बूढ़ी हो गई हूँ पर मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ। काव्या थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और अपनी नज़र मीना जी से चुराने लगी। मीना जी मुस्कुराते हुए बोली, एकांश को कुछ काम था इसलिए वो थोड़ा जल्दी चला गया। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। काव्या जब किचन में थी एकांश तभी निकल गया, पर एक सर्वेंट को बता गया था कि वो मीना जी को बता दे। काव्या और मीना जी फिर बातें करने लगीं। बातें करते हुए मीना जी काव्या से बोली, बेटा अगर तुम्हारी कोई मैरिड दोस्त हो तो उसको भी यहीं बुला लो, सब साथ में पूजा करेंगे तो और अच्छा लगेगा और तुम भी अपनी दोस्त से मिलोगी। दोस्त सब सुनकर काव्या के फेस का रंग उतर गया। उसको याद आया उसने उस दिन रश्मि का कॉल ऐसे ही कट कर दिया था और उसके बाद उसने रश्मि से बात नहीं की। रश्मि उसके लिए परेशान हो रही होगी। काव्या को परेशान देखकर मीना जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम उदास सी क्यों लग रही हो? काव्या परेशान सी बोली, दादी मैंने अपने दोस्त से बहुत टाइम से बात नहीं की और मेरा फ़ोन भी टूट गया। वो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। सर भी मुझे लिए बिना कंपनी चले गए, तो क्या मैं अपनी दोस्त से मिलने जा सकती हूँ? मीना जी, बेटा आज तुम्हारा व्रत है तो तुम अपनी दोस्त को यहीं बुला लो। काव्या को मीना जी की बात तो सही लगी, पर वो रश्मि को ऐसे बुला भी नहीं सकती थी। वो रश्मि को अच्छे से जानती थी। काव्या ने उस दिन कॉल कट किया। रश्मि इस बात से बहुत गुस्से में हो गई और काव्या की चिंता में कहीं वो कुछ किसी को बोल ना दे, इसलिए काव्या ने रश्मि से बाहर ही मिलना सही समझा और मीना जी से बोली, दादी मैं ही चली जाती हूँ, बाहर जाऊंगी तो कुछ अच्छा लगा तो अपने लिए ले भी आऊंगी। मीना जी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है जाओ। काव्या ने भी ठीक है कहा और घर के फ़ोन से रश्मि को कॉल करके बाहर मिलने को बुला लिया। रश्मि काव्या के कॉल पर पहले तो गुस्सा हुई, पर काव्या ने मिलकर बात करते हैं बोलकर उसको शांत करवा दिया। काव्या रश्मि से मिलने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में आई थी। रश्मि का घर वहीं पास में था, इसलिए रश्मि पहले ही वहां आ गई थी। काव्या वहां पहुंची तो रश्मि पहले ही उसके ऊपर गुस्से में बरस पड़ी। तुम समझती क्या हो? मैं क्या पागल हूँ? पहले कॉल कट किया, फिर फ़ोन ऑफ जा रहा है। कितने कॉल किए मैंने, पर फ़ोन ऑन तक नहीं किया तुमने। तुमको आइडिया भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे ये तक पता नहीं कि तुम रहती कहाँ हो। कंपनी का पता करके पहुंची तो बिना अपॉइंटमेंट के मिलने से मना कर दिया। कितनी कोशिश की मैंने तुमसे मिलने की, पर तुम हो कि एक बार तुमको मेरा ख्याल नहीं आया। काव्या रश्मि को शांत कराते हुए बोली, तुम कंपनी आई थी? रश्मि चिढ़कर बोली, और क्या करती, पर वहाँ भी तो तुमसे मिल नहीं पाई। अचानक से कॉल कट हुआ, इसके बाद फ़ोन ऑफ जाने लगा तो टेंशन हो रही थी मुझे। काव्या अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी मैं खुद इतनी टेंशन में थी कि तुझे इन्फॉर्म करना भूल गई कि फ़ोन टूट गया। तुम परेशान मत हो। रश्मि, फ़ोन टूट गया? कैसे? काव्या मुंह बनाकर बोली, उस राक्षस ने तोड़ दिया। रश्मि, उसने तुझे तो कुछ नहीं किया ना? काव्या ने अपना सिर नामे हिला दिया और बोली, नहीं वो बस मेरे सामान पर ही गुस्सा निकाला करता है। उसको प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। रश्मि नॉर्मल होते हुए बोली, क्या हुआ, उसने कुछ कहा क्या? काव्या, बोलता ही तो रहता है, पर क्या बोलता है कुछ समझ ही नहीं आता।
ऐसा लगता है उसको समझने के लिए अलग से पढ़ाई करनी होगी। रश्मि, ऐसा भी क्या बोल दिया उसने? काव्या, उसको जलेबी पसंद है तो वैसी बातें करता है। कभी भी किसी बात पर भी गर्म हो जाता है। ऐसा लगता है भट्टी अपने साथ लेकर घूमता है। आज ये सूट लेकर आया, मैंने वजह पूछी तो गर्म हो गया। रश्मि काव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। काव्या उस सूट में सच में अच्छी लग रही थी। रश्मि मुस्कुरा दी और बोली, शायद वो तुमको पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हो। काव्या शांत हो गई, फिर एक गहरी सांस लेकर फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ वो मेरे लिए ही लाया था, पर मुझे पसंद करता है इसलिए नहीं। रश्मि, तो किस लिए? काव्या झूठी मुस्कान के साथ बोली, उसकी चार लोगों के बीच नाक ना कट जाए इसलिए लाया है। मैंने जो कपड़े लिए थे वो कम पैसे के थे। आज घर में बहुत से लोग आएंगे तो उसको दिखाना होगा कि उसके पास कितने पैसे हैं। मैं नॉर्मल कपड़ों में रहती तो उसकी इंसल्ट हो जाती। रश्मि, तुमको ऐसा क्यों लगता है वो तुमको पसंद नहीं करता? ऐसा भी तो हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी ना हो। और जैसा तुमने मुझे बताया, मुझे लगता है एकांश तुमको पसंद करता है। काव्या एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो? रश्मि, हाँ तो इसमें गलत क्या है? काव्या, गलत मेरा रंग है। मेरे रंग की वजह से कोई पसंद नहीं कर सकता मुझे, और एकांश जैसा लड़का तो कभी नहीं। तुमने एकांश को देखा है ना, और मुझे देख, तुझे कहाँ से लगता है एकांश मुझे पसंद कर सकता है? कितने लड़के मुझे मेरे रंग की वजह से रिजेक्ट कर चुके हैं। पापा जब घर पर नहीं होते थे तो माँ घर पर दीदी को बुलाकर लड़के वालों को मुझे देखने को बुला लेती थी, और सभी मेरी इंसल्ट करके चले जाते थे। वो सब लड़के कुछ नहीं थे एकांश के आगे। जब उन लड़कों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो एकांश कैसे पसंद कर सकता है? मैं कितने पानी में हूँ बहुत अच्छे से पता है मुझे। मैं अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाना चाहती, वरना बाद में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होगा। सच को जितना अपने साथ लेकर चलूंगी उतना कम दर्द होगा। बस मुझसे यह समझ नहीं आता कि आखिर एकांश ने किस मकसद से मुझसे शादी की। रश्मि काव्या के हाथ पर हाथ रखकर उसको देखते हुए बोली, मुझे लगता है एक बार तुमको एकांश पर भरोसा करके देखना चाहिए। क्या पता वो उन सब लड़कों जैसा ना हो। काव्या हंसकर बोली, खूबसूरती का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। एकांश जैसे लड़के मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते, और एकांश तो बिल्कुल भी नहीं। उसके पापा का कितना नाम है, वो चार लोगों के सामने मुझे उनकी बहू के रूप में ले जाकर उनकी इंसल्ट थोड़ी ना करवाएगा। उनकी छोड़ो, एकांश को खुद चार लोगों के बीच मुझे अपनी बात बोलने में शर्म आएगी। रश्मि काव्या की बातें अच्छे से समझ रही थी। काव्या ने अपने रंग की वजह से इतने रिजेक्शन झेले थे कि अगर अब कोई लड़का अगर सामने से आकर बोले कि वो उसको पसंद करता है, तभी काव्या के लिए उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। रश्मि काव्या का मूड चेंज करने के लिए बोली, अच्छा ये सब छोड़, ये बता, तूने अपने मेल बॉय को आंसर किया? काव्या, कौन मेल बॉय? रश्मि अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोली, अरे कैसी इंसान है रे तू? अपने पहले प्यार को कौन भूलता है? तेरा भाई बुक बॉय, जिसकी बुक के पीछे तू पागल रहती है। काव्या का फेस फिर उतर गया और वो बोली, वो कोई मेरा पहला प्यार नहीं है। उसकी लिखी बुक्स मुझे पढ़ना पसंद है। मेरी जो फील्ड है वो उससे रिलेटेड बुक्स लिखता है, और उसकी बुक पढ़कर मुझे बिजनेस के बारे में कितना कुछ पता चला, इसलिए मैं बस उसकी फ़ैन हूँ, बस और कुछ नहीं। रश्मि हल्की मुस्कान के साथ बोली, फ़ैन या उससे ज़्यादा? काव्या रश्मि को घूरते हुए बोली, देख मेरा मजाक मस्ती का बिल्कुल मन नहीं है। रश्मि, अच्छा बाबा गुस्सा मत कर, यह बता तूने उसके मेल का रिप्लाई दिया था? काव्या, नहीं। रश्मि, क्यों? इतना बड़ा इंसान खुद तुझसे मिलके तुझे बिजनेस के टिप्स देने की बात कर रहा है, और तूने उसको जवाब तक नहीं दिया। काव्या, मैं क्या जवाब देती? मुझे समझ नहीं आया। पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर मुझे मिलने का मेल किया। मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं किसी इतने बड़े आदमी से मिलकर मीटिंग कर सकूं। तू तो जानती है मेरी लोगों के सामने बोलने में हिम्मत जवाब दे जाती है। रश्मि मुंह बनाकर बोलती है,
तो तू ऐसे डरपोक बनकर बिजनेस वूमन बनने का सपना देख रही है? काव्या एक गहरी सांस लेते हुए बोली। अब अपना सपना सपना ही बनते दिखाई दे रहा है। यहाँ भविष्य का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है और तू बिजनेस वूमेन की बात कर रही है। रश्मि, तुम बहुत जल्दी निराश हो जाती हो। काव्या हताश होते हुए बोली। मेरी जिंदगी ही एक निराशा है। मेरे रंग के जैसे उसमें भी बस अंधेरे जैसा काला रंग भरा हुआ है। वो सच्चा होता ही नहीं है। रश्मि अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली। बस कर यार, इससे ज्यादा सैड बातें मैं नहीं सुन सकती। चल कुछ खाते हैं। काव्या, मैं नहीं खा सकती, मेरा व्रत है। रश्मि अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली। तूने करवा चौथ का व्रत रखा है? काव्या, हाँ। रश्मि मुस्कुराने लगी और कुछ बोलने ही जा रही थी कि काव्या उसको रोकते हुए बोली। कुछ भी गलत मत समझ। मैंने बस दादी के लिए व्रत रखा ताकि उनको बुरा फील ना हो। वो मुझे इतना प्यार देती हैं, उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। रश्मि ने अपना सिर हिला दिया और बोली। ठीक है फिर चल। जब तुझे कुछ नहीं खाना है तो मैं अकेले खाकर क्या ही करूँगी। दोनों फिर ऐसे ही बातें करते हुए बाहर आ गईं। दोनों बात करते हुए मार्केट से होते हुए मीना जी ने काव्या को जिस गाड़ी से भेजा था उस गाड़ी के पास जाने लगी कि चलते हुए काव्या की नज़र सामने खड़े एकांश पर गई। एकांश एक ज्वेलरी शॉप से थोड़ी दूरी पर अपनी कार से टेक लेकर खड़ा था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कुछ बोल रही थी। एकांश को वहां देखकर काव्या के कदम रुक गए। काव्या को देखकर रश्मि भी रुक गई और बोली। क्या हुआ? फिर काव्या की नजरों का पीछा करते हुए एकांश को देखकर आंखें छोटी करते हुए बोली। ये यहाँ क्या कर रहा है? चल उसके पास चल के पता करते हैं। रश्मि काव्या का हाथ पकड़कर एकांश के पास ले जाने लगी पर काव्या उसको रोकते हुए बोली। मुझे नहीं जाना। रश्मि, क्यों? वो यहाँ क्या कर रहा है? पता करना पड़ेगा ना। ये तो वर्किंग टाइम है, उसको कंपनी में होना चाहिए। काव्या, तो वो कोई एम्प्लॉय नहीं है जो वर्किंग टाइम में बाहर नहीं घूम सकता। उस कंपनी का मालिक है। रश्मि, हाँ तो उसके साथ वो तेरा पति भी है और तेरा यह जानने का पूरा हक है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। काव्या, वो कुछ भी कर रहा हो मुझे कोई मतलब नहीं है। रश्मि, क्यों नहीं है? काव्या 2 मिनट शांत हो गई और सोचने लगी। कहीं एकांश उसको देखकर गुस्सा न करने लगे तो रश्मि के सामने और बवाल हो जाएगा। और रश्मि भी कम नहीं है। वो एकांश कौन है देखेगी नहीं और उसको पीट देगी। बेकार में रोड में तमाशा करने का कोई मतलब नहीं है। काव्या को शांत देखकर रश्मि फिर बोली। तू खड़ी सोच क्या रही है? चल ना। काव्या रश्मि को समझाते हुए बोली। यार आया होगा किसी काम से, हम लोग चलते हैं ना। वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। दादी वेट कर रही होंगी। मैं उससे घर में पूछ लूंगी कि वो क्या कर रहा था मार्केट में। रश्मि अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली। तू घर में उससे पूछेगी? काव्या, हाँ। हम साथ में रहते हैं, इतना तो पूछ ही सकती हूँ। रश्मि मुस्कुरा दी और बोली। ये हुई ना बात मेरी दोस्ती वाली। काव्या ने भी झूठी मुस्कान पास कर दी। उसने बस रश्मि को एकांश से दूर रखने के लिए ऐसा बोल दिया था क्योंकि काव्या उस दिन एकांश के गुस्सा करने के तरीके से समझ गई थी कि एकांश रश्मि को पसंद नहीं करता और एकांश ने कितने गुस्से में कहा था कि वो रश्मि से दूर रहे। अभी एकांश उसको रश्मि के साथ देखेगा तो पता नहीं कितना गुस्सा करेगा। काव्या तो एकांश के जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने से ही घबराती थी। काव्या सोच रही थी कि रश्मि उससे बोली। चल मैं तुझे एक नया फोन दिला देती हूँ। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो जल्दी से मना करते हुए बोली। नहीं नहीं, मुझे फोन नहीं चाहिए। रश्मि, क्यों नहीं चाहिए? तेरा फोन टूट गया है ना। तेरे पास फोन नहीं होगा तो मुझे टेंशन रहेगी। ऐसे फोन होने से मैं तेरे बारे में पूछती तो रहूंगी। काव्या ने बेचारों सा मुंह बना लिया। वो अच्छे से जानती थी अगर उसने रश्मि से फोन लिया तो एकांश फिर फोन तोड़ देगा। एकांश ने उसको सख्त वार्निंग दी है कि वो किसी दूसरे का सामान यूज ना करे। जब एकांश अपनी बुआ की बेटी के कपड़े पहनने पर इतना गुस्सा हो सकता है तो रश्मि तो फिर भी बस उसकी दोस्त है। काव्या फिर ख्यालों में खो गई थी तो रश्मि उसको हिलाते हुए बोली। तुम बार बार क्या सोचने लगती हो? काव्या अपने सेंस में आकर बोली। कुछ नहीं, वो मैंने फ़ोन बनने को दिया है, कुछ दिन में आ जाएगा। तो नए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ़ोन आता है मैं तुझे कॉल कर दूंगी। नहीं तो मेरे केबिन में भी लैंडलाइन फ़ोन है,
मैं उससे कॉल करती हूँ तुझे। रश्मि, ठीक है, फिर चल। बोलकर रश्मि आगे बढ़ गई तो काव्या एक नज़र एकांश को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। एकांश उस लड़की के हाथ से बैग ले रहा था या दे रहा था, काव्या को समझ में नहीं आया, पर भीड़ में एकांश जल्दी ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया। कुछ समय बाद काव्या घर आ गई और फिर मीना जी के साथ बिजी हो गई। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और शाम में पूजा का समय आ गया। मीना जी ने काव्या को पूजा के लिए जाकर रेडी होने को कहा और यह भी बोला कि वो अच्छे से रेडी हो, सारा श्रृंगार करे। काव्या रूम में आई और स्टडी रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई। कंपनी से वापस आने का टाइम हो गया था, पर एकांश अभी तक नहीं आया था। काव्या को अब अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्या एकांश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा? एकांश आज घर आएगा भी या नहीं? अगर एकांश नहीं आया तो उसका व्रत कैसे खुलेगा? एकांश का जानबूझकर घर नहीं आ रहा होगा ताकि उसको ये रस्म ना करनी पड़े? काव्या के दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे, पर वो जो होगा देखा जाएगा सोचकर उसने मीना जी का दिया लहंगा उठाया और स्टडी रूम से बाहर आकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। काव्या चेंज करके आई और सोचने लगी। ऐसे तो वो बाथरूम के मिरर में देखकर अपने बाल बना लेती थी, पर अब उसको पूरी तरह रेडी होने के लिए मिरर के साथ साथ अच्छे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज्वेलरी वो बाथरूम में लेकर नहीं जा सकती। तो क्या वो रूम का मिरर यूज़ कर ले? काव्या ने फिर सोचा, एकांश तो अभी तक आया नहीं है, तो वो जल्दी से मिरर यूज़ कर लेती है। काव्या ने जल्दी से थाल उठाई और मिरर के सामने आकर रेडी होने लगी, और उसकी नज़रें बार बार डोर पर जा रही थी, कहीं एकांश ना आ जाए और उसका सामान फैला देखकर गुस्सा ना करने लगे। पर वो पूरी रेडी हो गई, लेकिन एकांश नहीं आया। काव्या का दिल और भारी हो गया था। वो अपने दिमाग को समझाते हुए रूम से बाहर आ गई। काव्या मीना जी के पास आई तो मीना जी काव्या को देखकर उसकी बलाएं लेती हुई बोली, बहुत ही प्यारी लग रही हो। काव्या बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वो अच्छे से जानती थी कि वो कितनी सुंदर लग रही है। उसका रंग ही ऐसा है कि वो कभी सुंदर नहीं लग सकती। पर यह काव्या की गलत सोच थी, या लोगों ने उसको ताने मार मार कर उसके दिमाग में ऐसी बातें भर दी थी कि वो अपनी सुंदरता देख ही नहीं पाती थी। वो हमेशा खुद को कमी समझती थी और पीछे रहने की कोशिश करती थी ताकि कोई उसको अजीब नज़रों से ना देखे, उसके कोई रंग को लेकर गॉसिप ना करे, कोई उसके रंग से उसको जज ना करे। भीड़ में लोग उसको पीछे कर दे, उससे अच्छा वो पहले से पीछे रहे। काव्या इसमें ही भलाई समझती थी, क्योंकि लोग सुंदर लोगों से ही ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, या कोई भी फंक्शन हो तो सुंदर लोगों को ही आगे रखा जाता है, चाहे वो फोटो खींचने की बात हो या किसी गेम की। काव्या चुपचाप खड़ी थी कि मीना जी बोली, क्या हुआ बेटा, एकांश नहीं आया, ये सोच रही हो? मीना जी की बात सुनकर काव्या के दिल में फिर टीस सी उठने लगी और वो अपने खालीपन से भरी आंखों से मीना जी को देखने लगी। मीना जी मुस्कुराकर बोली, वो आ जाएगा, कुछ काम होगा तभी देर हो गई होगी उसको। तुम पूजा की तैयारी करो, तब तक वो आ जाएगा। काव्या ने फिर फीकी मुस्कान दे दी और पूजा की थाल उठाकर छत पर, जहाँ पर सारा पूजा का फंक्शन रखा गया था, वहाँ मीना जी के साथ आ गई। चांद निकलने का समय हो गया था। सभी लेडीज अपनी अपनी पूजा करने लगी। मीना जी भी काव्या को पूजा कैसे करनी है बताने लगी। सभी लेडीज अपनी अपनी पूजा करके कथा सुनने के लिए घेरा बनाकर बैठ गईं। एक बड़ी उम्र की लेडी ने कथा कहना शुरू किया। सभी ध्यान से कथा सुन रहे थे, लेकिन काव्या की नज़र सीढ़ियों पर थी कि एकांश अब आएगा, लेकिन एकांश का कोई पता ठिकाना नहीं था। काव्या को देखकर मंजीरी जी मुस्कुराकर अपने मन में बोली, इंतजार करते करते थक जाओगी, पर पूजा से पहले तो एकांश कभी नहीं आएगा। कथा खत्म हुई तो सभी चांद निकलने का इंतजार करने लगे, लेकिन काव्या को चांद से ज़्यादा एकांश का इंतजार था। उसके दिमाग में ना चाह के बार बार भी उस लड़की का ख्याल आ रहा था जिसको उसने एकांश के साथ मार्केट में देखा था। जल्द ही चांद निकल आया तो सभी लेडीज़ों के हस्बैंड भी आ गए और उनके पास खड़े हो गए, लेकिन काव्या हाथों में पूजा की थाली लिए एक कोने में आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। मीना जी ने काव्या को इतना उदास देखा तो एकांश को कॉल करने लगी, पर एकांश का फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। सभी लोग पूजा करके अपने हस्बैंड के हाथों से पानी पी रहे थे
मंजी जी भी पानी पी के अपने हस्बैंड मयूर जी के साथ मीना जी और काव्या जी के पास आई और बोली, क्या हुआ माँ, एकांश अभी तक नहीं आया? मीना जी मंजी को घूरते हुए बोली, वो आ रहा होगा। मंजी जी तंज कसते हुए बोली, माँ इतना टाइम हो गया, अब तक नहीं आया तो अब क्या आएगा? मुझे तो लगता है कहीं वो किसी और लड़की के साथ तो। मीना जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मंजरी अपनी बकवास बंद करो, क्या बोल रही हो, सोच के बोलो। मंजी जी की बातें सुनकर काव्या की आंखों से भरे आंसू भी बाहर आ गए। जो काव्या के मन में चल रहा था वो मंजी जी ने सामने से बोल दिया था। मंजी जी काव्या को रोता देख मुस्कुरा दी और बोली, माँ मैं तो बस जो हो सकता है वो बता रही थी। मीना जी तुम मुझे कुछ ना बताओ तो अच्छा है। एकांश ने काव्या से शादी की है, उसके बाद वो किसी दूसरी लड़की के साथ हो सकता है। तुम ऐसी छोटी बात सोच भी कैसे सकती हो? मंजरी जी, माँ शादी की है वो आपको दिखा, पर क्योंकि एकांश ने ऐसे अचानक से शादी, ये बताया उसने आपको? और इस लड़की को देखो माँ, आपको कहाँ से लगता है एकांश इसको पसंद करता होगा? मुझे तो लगता है शादी वाली बात का राज कुछ और ही है। और इन दोनों को देखकर कहाँ से लगता है दोनों के बीच कोई रिश्ता भी है। मुझे तो लगता है पक्का इस लड़की ने एकांश को शादी के लिए ब्लैकमेल किया होगा, ताकि इस घर की बहू बनकर पैसे हथिया सके और एकांश को भी मजबूरी में शादी करनी पड़ी होगी। पर वो इस शादी को नहीं मानता होगा, तभी आज कंपनी से वापस ही नहीं आया। मंजी जी बोले जा रही थी कि मीना जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मयूर अपनी पत्नी को ले जाओ, वरना। मयूर जी के फेस के रंग उड़ गए और उन्होंने मंजी जी का हाथ पकड़ा और धीरे से बोले, अब चुप रहो और चलो। बोलकर मयूर जी मंजी जी को ले जाने लगे। काव्या बस अपना सिर नीचे करके खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मीना जी को काव्या को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने फिर एकांश को फोन लगाया, पर फोन लगा नहीं। मीना जी ने फिर अखिल को फोन किया तो अखिल ने बताया, सर तो आज टाइम से पहले ही निकल गए थे। मीना जी अब एकांश के लिए परेशान होने लगी। एकांश कंपनी में है नहीं, घर अभी तक आया नहीं, तो गया कहाँ? उसका तो फोन भी नहीं लग रहा। पर काव्या ने अपने दिमाग में बात बैठा ली थी कि एकांश को यह रस्म नहीं करनी पड़े, इसलिए वो घर नहीं आ रहा है और अपना फोन ऑफ करके बैठा है, ताकि बाद में कोई अच्छा सा बहाना बना सके। सभी लेडीज खाना खाने के लिए नीचे चली गईं। अब बस काव्या और मीना जी ही बची थी। मीना जी ने देखा कि समय बहुत हो चुका है, तो उदास मन से बोली, बेटा तुम चांद को देखकर पानी पी लो। एकांश पता नहीं कब तक आएगा, वो ऐसा कभी नहीं करता है, पर मेरा दिल कहता है वो किसी मुसीबत में है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। काव्या ने कुछ नहीं कहा, फिर 2 मिनट बाद एक गहरी सांस भरते हुए बोली, दादी मैंने पूजा पूरी कर ली है, बस पानी ही पीना बाकी है, वो मैं बाद में पी लूंगी। अभी मैं रूम में चली जाऊं? मीना जी काव्या के दर्द को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। पहला करवा चौथ और पति आए ही ना तो कैसा लगता है, इसलिए उन्होंने काव्या से अभी पानी पीने की जिद नहीं की और बोली, ठीक है मैं तुम्हारे रूम में खाना भिजवा देती हूँ। काव्या ने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर चली गई। मीना जी का दिल भी भर आया और वो फिर बार बार एकांश को फोन ट्राई करने लगी। काव्या रूम में आई और पूजा की थाली साइड में रखकर स्टडी रूम में चली गई और जमीन में बैठकर घुटने में अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। काव्या अपने ही आप से रोते हुए बोली, सब जानती हो उसके बाद भी किस बात की उम्मीद थी जो तू उनका वेट कर रही थी? तुमको तो पहले से पता था ना वो नहीं आएंगे, तो रो क्यों रही हो? उन्होंने तो तुझे रात में ही व्रत न रखने को कहा था। तूने तो दादी के लिए व्रत रखा था ना, तो क्यों उनके ना आने पर बुरा मान रही हो? वो होगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? काव्या को रोते रोते अब आधी रात से ज्यादा हो गई। उसको समझ में नहीं आया, उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसको इतना रोना किस बात पर आ रहा है। एकांश घर नहीं आया इस बात पर, या एकांश किसी और लड़की के साथ होगा इस बात पर। काव्या रो रही थी कि अचानक से उसको अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। काव्या ने तुरंत सिर उठाकर देखा तो सामने एकांश बैठा था। काव्या एकांश को देखकर शॉक हो गई
और जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछकर खड़ी होने लगी कि एकांश ने उसका हाथ पकड़कर फिर से उसको अपने सामने बिठा लिया। काव्या एकांश को देखने लगी। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। वो एकांश के सामने रोना नहीं चाहती थी, पर वो अपने आंसू रोक भी नहीं पा रही थी। एकांश काव्या की आंखों में आंसू भरे देखकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं नहीं आया तो तुम मेरी चिंता में रोने लगी। काव्या ने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और कुछ न बोलकर उठने लगी। एकांश ने फिर उसको पकड़कर बैठा लिया, लेकिन इस बार एकांश काव्या के बगल में खिसक कर बैठ गया और उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा सिर दबा दो। काव्या रोनी सूरत लिए एकांश की तरफ सिर घुमाकर देखने लगी। एकांश ने काव्या के कंधे पर ही अपना सिर हल्का सा ऊपर किया और काव्या को देखते हुए बोला, दबाओ, देख क्या रही हो। काव्या ने अपना हाथ एकांश के सिर पर रख दिया और हल्के हाथों से उसका सिर दबाने लगी। एकांश ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, पता है आज मुझे कितना पैदल चलना पड़ा। इतना पैदल तो मैं अभी तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं चला हूँगा। काव्या एकांश को आंखों में आंसू भरे देख रही थी। एकांश अपनी सीरियस आवाज में आगे बोला, आज शाम को सिंह अंकल के साथ एक मीटिंग थी। मीटिंग फिनिश होने में थोड़ा टाइम लग गया, फिर भी मेरे पास समय से घर आने का टाइम था। मैं निकल रहा था तो सिंह अंकल ने मुझे कहा, कंपनी से घर आने का शॉर्टकट है, मैं वहां से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने भी जल्दी में वो रास्ता ले लिया, पर थोड़ी दूर आने पर गाड़ी खराब हो गई। उस रास्ते पर और कोई गाड़ी भी नहीं थी, तो किसी से लिफ्ट भी नहीं ले पाया, और वो एरिया भी नेटवर्क एरिया से बाहर था, तो किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। गाड़ी ठीक करने की थोड़ी सी कोशिश की, पर नहीं हुई, तो पैदल चलकर दूसरी रोड तक आया, तो पता चला रोड बन रही थी, इसलिए उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, जिस वजह से वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। वहाँ से कॉल किया, तब दूसरी गाड़ी आई, फिर मैं घर आया, उसमें इतना टाइम हो गया। सच में आज तो पैरों की बैंड बज गई। आगे से कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा। एकांश अपनी बात बोलकर शांत हो गया और अपनी आंखें खोलकर सिर उठाकर काव्या को देखने लगा, तो काव्या उसको आंखों में आंसू लिए फीकी मुस्कान के साथ देख रही थी। एकांत सीधा होकर बैठ गया और काव्या के आंसू पोंछते हुए बोला, तुमने कुछ खाया। काव्या ने फिर अपना सिर घुमा लिया और बोली, हाँ। एकांश ने काव्या का फेस अपनी साइड घुमाया और बोला, तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। काव्या अपनी नजरें एकांश से चुराते हुए बोली, सर, आपको अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे नींद आ रही है और अब मैं सोना पसंद करूंगी। एकांश सीरियस होते हुए बोला, गुस्सा हो। काव्या एकांश को देखने लगी, फिर अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मैं क्यों गुस्सा होऊंगी एकांश, मैं समय से नहीं आया इसलिए। काव्या फिर एक झूठी मुस्कान हंस दी और बोली, हमारा तो कोई रिश्ता है क्या जो आप नहीं आए तो मुझे बुरा लगना चाहिए। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, तो फिर व्रत क्यों रखा था जब कोई रिश्ता ही नहीं है। काव्या ने एक नज़र एकांश को देखा, फिर नजर चुराते हुए बोली, दादी की वजह से रखा था, मैं व्रत ना रहती तो उनको अच्छा नहीं लगता। एकांश, तो दिन भर तो दादी तुम्हारे साथ नहीं थी, व्रत ही रखना था ना, तो नॉर्मल व्रत रख लेती, जिसमें पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। ऐसे व्रत रखने की क्या जरूरत थी। दादी ना तुमको पूरा टाइम देख रही थी और ना ही उनको पता चलता कि तुमने कैसा व्रत रखा है। काव्या सीरियस टोन में बोली, दादी नहीं देख रही थी, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। आप इन सब में विश्वास नहीं रखते होंगे, पर मैं भगवान के नाम पर झूठ नहीं बोल सकती। एकांश, अच्छा, तो जब पूजा हो गई थी तब तो पानी पी सकती थी ना, खाना भी खा सकती थी, तो क्यों नहीं खाया। रात के 3 बजे तक तुम बैठकर रो क्यों रही थी। काव्या एकांश को देखने लगी। उसके पास एकांश के सवाल का कोई जवाब नहीं था। एकांश काव्या को देखते हुए फिर बोला, बोलो, क्यों बैठी हो अभी तक। इतनी ही नींद आ रही थी तो पहले ही क्यों नहीं सो गई। मेरे आने से तुमको नींद आती है क्या। काव्या ने अपनी नजर एकांश से हटा ली और हिचकिचाते हुए बोली, मुझे जब नींद आएगी तभी सोऊंगी ना, और मुझे अभी नींद आ रही है तो मैं अभी सोऊंगी। तब नहीं आई तो नहीं सोई। बोलकर काव्या उठी और सोफे पर लेटने लगी, लेकिन एकांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या फिर पलटकर एकांश को देखने लगी। एकांश खड़े होते हुए बोला, तुम ऐसे सो पाओगी। काव्या, ऐसे से क्या मतलब है आपका।
मैं कैसे भी सोऊं, आपको क्या दिक्कत है? आप बस अपना देखो। बोलते हुए काव्या ने एकांत से हाथ छुड़ा लिया और सोफे पर लेटने को हुई, लेकिन लहंगा हैवी होने की वजह से वो ठीक से सोफे पर बैठ नहीं पा रही थी। तो लेटती क्या ही। एकांत ने काव्या को देखकर अपना सिर नामे हिलाया और काव्या को गोद में उठा लिया। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? एकांश काव्या को स्टडी रूम में लाया और बेड पर बैठाकर बोला, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे सामने जिद कर सकती हो? काव्या शांति से एकांश को देखने लगी। एकांश ने साइड में रखी पूजा की थाली से पानी का छोटा सा कलश उठाया और काव्या के मुंह में लगाते हुए बोला, पानी पी लो, फेस मुरझाकर कांटा हो गया है। काव्या की आंखें फिर भर आईं, लेकिन अब उसका सिर भारी होने लगा था, इसलिए उसने चुपचाप पानी पी लिया। एकांश ने काव्या को पानी पिलाकर कलश साइड में रखा और बोला, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश, देख क्या रही हो? तुमको नहीं, पर मुझे बहुत भूख लगी है। काव्या एकांश से इस टाइम कोई बहस नहीं करना चाहती थी, तो चुपचाप एकांश को देखते हुए उठी और उसके लिए खाना लेने जाने लगी। एकांश वही बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। काव्या रूम से बाहर आई और धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगी। मीना जी ने काव्या के लिए खाना भेजा था, पर काव्या ने खाना वापस कर दिया था। पर अब काव्या को किचन में जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। पता नहीं खाने को कुछ बचा होगा या नहीं। अगर बचा भी होगा तो उसको किसी ने इतनी रात को खाना निकालते देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। काव्या घबराते हुए किचन में आई तो एक कुक किचन में पहले से मौजूद थी। कुक को देखकर काव्या थोड़ा घबरा गई, पर वो कुक साइड में बैठी सो रही थी। तो काव्या ने सोचा वो जल्दी से थोड़ा खाना ले लेती है, लेकिन काव्या की पायल और चूड़ियों की आवाज़ से वो कुक तुरंत उठ गई और काव्या को देखते हुए बोली, मैम। काव्या के कदम वहीं पर जम गए और वो घबराते हुए उस कुक की तरफ घूमी और हिचकिचाते हुए बोली, मैं एकांत सर के लिए खाना लेने आई थी। कुक मुस्कुरा दी और बोली, मैम, मैं आपके आने का ही वेट कर रही थी। मैंने आप दोनों के लिए पहले ही खाना बनाकर रखा है। इतना बोलकर कुक ने साइड से एक ट्रे उठाई और काव्या के सामने कर दी। काव्या हैरानी से बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं खाना लेने आऊंगी? कुक मुस्कुराकर बोली, सर ने मुझे पहले ही फोन पर बोल दिया था कुछ बनाने को। मैं तो बस आपके आने का इंतजार कर रही थी। काव्या, सर ने आपको खाना रेडी करने को कहा? कुक, यस मैम, सर ने घर आने से पहले ही खाना रेडी करने को बोल दिया था। काव्या के दिमाग में फिर सवालों के ढेर लग गए। उसको लगने लगा शायद एकांश बहुत भूखा होगा, इसलिए उसने कुक को खाना बनाने को बोला। काव्या ने ट्रे ली और रूम में आ गई तो एकांश वैसे ही बेड पर आंखें बंद करके लेटा था। काव्या को लगा शायद एकांश सो गया, इसलिए उसने बेड के पास ही खाने की ट्रे रख दी और स्टडी रूम में जाने लगी कि उसको एकांश की आवाज़ आई। खाना खाने के लिए मंगवाया था, सो में रखने को नहीं। काव्या रुक गई और एकांश की तरफ पलटी तो इस बार एकांश बेड से टेक लेकर बैठा हुआ था। काव्या चुपचाप सी खड़ी एकांश को देख रही थी। एकांश ने तो खुद के लिए खाना बनवाया था ना, तो एकांश उसको क्यों रोक रहा है? काव्या सोच रही थी कि एकांश फिर बोला, तुमको अलग से यहाँ आने की इनविटेशन देना होगा क्या? काव्या ने कुछ नहीं कहा और एकांश के पास आकर खड़ी हो गई। उसको लगा शायद एकांश को खाने में कुछ कम लग रहा होगा, इसलिए उसको लाने के लिए अपने पास बुला रहा होगा। पर एकांश ने काव्या का हाथ पकड़कर अपने सामने बैठा लिया और उसकी नाक में पहनी नथ उतारने लगा। काव्या ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। एकांश उसके साथ ये क्या कर रहा है, वो एकांश से पूछना चाहती थी, लेकिन काव्या की एकांश से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। एकांश ने नथ निकालकर साइड की और ट्रे से प्लेट में खाना निकालने लगी। काव्या एकांश के सामने बैठी उसको देख रही थी। एक तो वो कल रात से भूखी प्यासी थी और ऊपर से उसने इतना रो लिया कि उसका सिर इतना भारी हो चुका था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एकांश ने प्लेट में खाना निकाला और एक निवाला काव्या के मुंह में रख दिया। काव्या फिर अपनी आंखें और मुंह फैलाए एकांश को देखने लगी। एकांश बोला, तुम मुंह खोल के खाना खाती हो क्या? काव्या ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वो एकांश से कुछ कहती
उससे पहले एकांश का फ़ोन बजा। एकांश ने फ़ोन निकाला और कॉल पिक की और हेलो बोलकर दूसरी साइड जो इंसान था उसकी बात सुनने लगा। काव्या एकांश को ही देख रही थी। उसके दिमाग में फिर यही चलने लगा कि इतनी रात को किसका कॉल होगा। क्या यह उस लड़की का ही कॉल होगा जिसके साथ अभी तक एकांश था और उससे बस झूठ बोलकर उसको चूना लगा रहा था। काव्या चुपचाप रुआसा सा मुंह लिए एकांश को देख रही थी कि एकांश ने फोन पर बात सुनते हुए काव्या के मुंह में फिर निवाला रख दिया। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। एकांश इतनी रात को, वो भी उसके सामने किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है, सोचते हुए काव्या का कलेजा फटा जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो चीख कर एक बार कस के रो ले। एकांश भले कुछ ना बोल रहा हो, पर इतनी रात को किसी लड़के का तो फोन आएगा नहीं और ना ही एकांश इतनी देर तक किसी लड़के की बात सुनेगा। पक्का यह वही लड़की होगी जिसके साथ अभी तक एकांश था। वो लड़की एकांश पर गुस्सा कर रही होगी कि एकांश उसको छोड़कर क्यों गया, पर एकांश काव्या की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा होगा। काव्या अपने ही दिमाग में खिचड़ी पकाते हुए उठकर खड़ी हो गई। काव्या अब और देर एकांश को फोन कान में लगाए नहीं देख सकती थी। एकांश के बस कॉल पर हाँ बोलने से उसके सीने पर चाकू चल रहे थे। काव्या जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसने अपना कदम आगे बढ़ाया तो उसको अपनी चुन्नी खींची हुई सी महसूस हुई, जिससे काव्या आगे नहीं बढ़ पाई। काव्या ने पीछे पलटकर देखा तो एकांश ने उसकी चुन्नी पकड़ी हुई थी और उसको आंखें छोटी करके देख रहा था। एकांश फोन में बात सुन रहा था, इसलिए काव्या ने कुछ कहा नहीं और एकांश से अपनी चुन्नी छुड़ाने लगी। एकांश ने घूर कर काव्या को देखा और उसकी चुन्नी कस के खींच दी। चुन्नी काव्या के लहंगे से पिनअप थी, तो चुन्नी खींचने की वजह से काव्या भी थोड़ा आगे आ गई। काव्या एकांश के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई और गुस्से में एकांश को देखने लगी। एकांश की चुन्नी खींचने से चुन्नी फट गई थी। काव्या आंखें बड़ी करी एकांश को घूर रही थी। एकांश ने उसका हाथ पकड़ा और फिर अपने सामने बैठाकर कॉल म्यूट करके बोला, प्लेट में खाना नहीं छोड़कर जाते, इतना भी नहीं पता तुमको। काव्या मुंह खोलकर एकांश को देखने लगी तो एकांश ने फिर उसके मुंह में निवाला रख दिया। एकांश फोन पर बात सुनते हुए काव्या को खाना खिला रहा था और काव्या गुस्से में एकांश को घूरते हुए चुपचाप खाना खा रही थी। एकांश ने उसका लहंगा खराब कर दिया। काव्या को इस बात का बहुत गुस्सा था, पर वो अभी कुछ नहीं बोल सकती थी। प्लेट का खाना फिनिश हुआ तो एकांश ने काव्या से कहा, मेरा लैपटॉप बैग ला कर दो। काव्या ने चिढ़कर एकांश को देखा और मन में बोली, मुझे नौकरानी समझ कर रखा है, और पैर पटकते हुए गई और लैपटॉप वाला बैग उठाकर लाई और एकांश के सामने पटकते हुए रख दिया। एकांश ने घूरकर काव्या को देखा, फिर कंधे पर फोन फंसाकर लैपटॉप निकालते हुए काव्या से बोला, तुम क्या ऐसे किसी की बारात में जाने वाली हो? अब नींद नहीं आ रही तुमको? जाओ चेंज करो और सो जाओ। काव्या फिर हैरानी से मुंह खोल के एकांश को देखने लगी, लेकिन फिर काव्या के दिमाग में ख्याल आया, पक्का एकांश को उस लड़की से वीडियो कॉल करनी होगी, तभी उसको भगा रहा है। काव्या ने चिढ़ से एकांश को देखा और फिर जाने को पलटी कि एकांश बोला, तुमको चेंज नहीं करना है क्या, या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? काव्या ने पलटकर गुस्से में एकांश को देखा, लेकिन एकांश लैपटॉप में देख रहा था। काव्या फिर गुस्से में मुंह बनाते हुए स्टडी रूम में जाने के लिए बढ़ी कि एकांश बोला, तुम्हारे कपड़े कवर्ड में है, स्टडी रूम में नहीं। काव्या ने खुन्नस से एकांश को देखा, पर वो ऐसे लहंगे में सो भी नहीं सकती थी, इसलिए पैर पटकते हुए कबर्ड के पास आई और कबर्ड ओपन किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कबर्ड के एक साइड ढेर सारे कपड़े सलीके से रखे हुए थे। कुछ नाइट सूट टंगे थे तो कुछ सलवार सूट। काव्या इतने सारे कपड़े देखकर हैरान हो गई और फिर सोचने लगी, क्या एकांश उसके लिए इतने सारे कपड़े लाया है? काव्या खड़ी सोच रही थी, उसको एकांश की आवाज़ आई, इतनी नींद आ रही है तुमको कि खड़े खड़े ही सो गई? काव्या ने एकांश की आवाज़ सुनकर जल्दी से एक सलवार सूट निकाला और जल्दी से बाथरूम में चली गई। काव्या चेंज करके रूम में आई तो एकांश फ़ोन में बोल रहा था, ओके फाइनल कर दो और मुझे कल तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेल कर दो। बोलकर एकांश ने कॉल कट कर दिया। काव्या का फेस फिर मुरझा गया। उसको लगा एकांश उसके और अपने बीच के कॉन्ट्रैक्ट पेपर की बात कर रहा है। काव्या का दिल फिर भर आया और वो स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। एकांश ने काव्या को फिर जाते देखा तो बोला,
कहाँ जा रही हो? इधर आओ। पर काव्या नहीं रुकी और सीधा स्टडी रूम में चली गई। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। काव्या आंखों में आंसू लिए स्टडी रूम में आई और अपने हाथों में पकड़ा लहंगा सोफे पर रखकर रोते हुए फोल्ड करने लगी कि एकांश ने उसको पीछे से हक करते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो? काव्या से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो घूमी और एकांश को जोर से धक्का देकर दूर करके बोली, दूर रहिए मुझसे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों मुझे शांति से नहीं रहने देते? एकांश काव्या को घूरते हुए उसके पास आया और बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? काव्या रोते हुए बोली, आप हो मेरी प्रॉब्लम। जब से लाइफ में आए हो, ना घर का ठिकाना बचा, ना भविष्य का। माँ मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन कट कर देती हैं। पापा का तो नंबर ही बंद आ रहा है। ना घर जाने की हिम्मत है, ना हाथ में फूटी कौड़ी। एक दोस्त से अपना दुख बांट लेती थी तो उसका दिया फ़ोन भी तोड़ दिया। खुद तो ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, पर मेरा सांस लेना तक हराम किया हुआ है। अरे जब आपको कोई और ही पसंद है तो उसके साथ ही रहो ना जाकर। मुझसे बेकार में टाइम पास क्या कर रहे हो? एकांश गुस्से में काव्या की बाजू पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। काव्या गुस्से में एकांश का हाथ झटकते हुए बोली, हाँ, पर मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसके साथ आपका जब तक मन करे टाइम पास के लिए खेल लो। मुझे तो समझ नहीं आता आप सच में हो क्या? क्यों मुझसे झूठ बोलते हो? क्यों ये सब खाना खिलाने का, कपड़े लाने का नाटक कर रहे हो? आप सीधा सीधा चाहते क्या हो? मुझे इतना बता दो ताकि मैं अपनी लाइफ में क्लियर हो सकूं। आपका क्या है? आप तो अपनी मैना के साथ उड़ जाओगे और मैं यहाँ पर कद्दू छीलती रह जाऊंगी। अभी फीलिंग तो धोबी के डॉगी वाली आती है ना, ना घर का ना घाट का। एकांश गुस्से में बोला, कौन मैना? हाँ, तुमको समझाया था ना कि कोई नहीं है। एकांश इतना ही बोला था कि काव्या गुस्से में बोली, वही मैना जिसके साथ आप मार्केट में घूम रहे थे, जिसको शॉपिंग करवा रहे थे, जिसके साथ आज आप पूरी रात थे और आपके घर वाले आपके ऊपर शक ना करें, इसलिए आप सुबह होने से पहले आ गए और मुझे गाड़ी खराब होने का चूरन पिला रहे थे ताकि घर वालों के सामने मैं आपके झूठ में साथ दूं। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, मैंने तुमको सब सच बताया। काव्या सिसकियां लेकर बोली, और मैंने मान लिया। मेरे माथे पर क्या पागल लिखा है, या मैं आपको गधों की सरदार नजर आती हूँ? जो मुझे सच क्या है समझ नहीं आता। एकांश, तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आता। काव्या, मुझे आपके जैसे झूठे धोखेबाज इंसान से कुछ समझना भी नहीं है। बिल्कुल शर्म नहीं आती ना मेरा मामू बनाते हुए? अरे ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका जो आप मुझे हर तरह से पागल बनाने में तुले हो? अरे आप किसी लड़की के साथ थे तो सीधा बोल सकते थे मुझसे। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वैसे भी कौन सा हमारा रिश्ता है जो हमारे बीच सच बोलने से रिश्ते में दरार आने का डर होगा? आप किसी भी लड़की के साथ रहो, घूमो, चाहे जो करो, पर मुझे जाने दो। मैं और आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ हूँ ही क्यों, ये तक नहीं पता मुझे। मुझे बस जाना है। काव्या बोल रही थी कि एकांश ने उसके दोनों बाजू से पकड़ा और उसको घूरते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती। काव्या एकांश को गुस्से में देखकर डरते हुए बोली, क्यों? एकांश, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। काव्या, उस शादी का कोई वजूद नहीं है। वैसे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवा लिए हैं, तो अब ये सब नाटक क्यों? एकांश गुस्से में अपनी आईब्रो जोड़ते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कौन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर? काव्या भरे गले से बोली, आपने अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करने को कहा। एकांश ने गुस्से में काव्या को देखते हुए कहा, मन तो कर रहा है तुम्हारा अभी सिर खोल कर देखूं। दिमाग की जगह इतना भूसा भरा कैसे है? काव्या आंखों में नमी लिए एकांश को देखने लगी। एकांश गुस्से में बोला, इतने दिनों से एक ही चीज समझा समझा कर थक चुका हूँ। तुमसे अच्छे तो अनपढ़ गंवार होते हैं, कम से कम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, पर खामोशी और सामने वाले के बोलने का मतलब अच्छे से समझते हैं। काव्या शांति से एकांश को देख रही थी कि एकांश गुस्से में काव्या को खींचते हुए रूम में लाया और उसको बेड पर बैठा दिया और खुद रूम के दूसरे साइड चला गया। काव्या एकांश को ही देख रही थी, पर तभी उसकी नज़र बेड पर ओपन रखे लैपटॉप पर गई। लैपटॉप पर कोई लोगो और कुछ डिटेल थी। काव्या को डिटेल छोटे अक्षरों में लिखी थी, इसलिए दूर से पढ़ने में नहीं आ रही थी, लेकिन काव्या लोगो देखकर सोच में पड़ गई थी कि एकांश की कंपनी का लोगो तो नहीं था और ये लोगो कुछ अलग ही लग रहा था। काव्या लोगो देखकर सोच रही थी
कि एकांश काव्या के पास आया और गुस्से में उसके हाथ के ऊपर एक पेपर बैग रखते हुए बोला, मार्केट घूमने नहीं गया था, तुम्हारा पहला करवा चौथ था तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था। काव्या शौक हो गई और एकांश को देखने लगी। एकांश गुस्से में बोला, पर तुमने सही कहा था, तुम्हारा दिमाग सच में गोबर है। गोबर तो भी बहुत काम आता है, पर तुम्हारा ये दिमाग किसी काम का नहीं है, बस हर बार उल्टा ही सोचता है। देखना किसी दिन तुम्हारी ये उल्टी सोच तुमको ले डूबेगी। बोलकर एकांश गुस्से में लैपटॉप उठाकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, बेड पर सो जाना। बोलकर एकांश चला गया। काव्या एकांश को ओझल होते तक देखती रही, पर जैसे ही उसने पलकें झपकाईं, उसकी आंखों में भरे आंसू बाहर निकल गए। काव्या ने फिर अपने हाथ में रखे बैग को देखा तो ये वही बैग था जिसको उसने मार्केट में एकांश के हाथ में देखा था। मतलब एकांश उस लड़की से बैग ले रहा था। काव्या का मन तो नहीं था कि वो उस बैग के अंदर क्या है देखे, पर फिर उसने कुछ सोचते हुए बैग के अंदर देखा तो उसमें एक फ़ोन का बॉक्स था और एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स था। काव्या ने ज्वेलरी बॉक्स निकाला और ओपन किया तो उसमें एक गोल्ड की वॉच थी जिसमें ऊपर चारों तरफ डायमंड लगे थे। वॉच देखने में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसका डिज़ाइन उसको कुछ देखा हुआ सा लग रहा था। काव्या ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसको कुछ याद आया। काव्या ने तुरंत सिर घुमाकर बेड के पास रखी छोटी सी टेबल पर देखा तो एकांश की वॉच रखी हुई थी जो वो इस टाइम डेली पहनता था। काव्या ने एकांश की वॉच उठा ली और जो एकांश गिफ्ट में वॉच लाया था दोनों को साथ में करके देखने लगी। दोनों वॉच की डिजाइन सेम थी, बस काव्या की वॉच में डायमंड लगे थे। काव्या आंखों में आंसू लिए दोनों वॉच को देख के सोच रही थी, एकांश उसके लिए इतनी महंगी वॉच क्यों लाया, वो भी बिल्कुल अपने जैसी सेम डिजाइन की। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।